नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर भगवानपुर से। देवभूमि कही जाने वाला प्रदेश उत्तराखंड में यूं तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, देश में से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं। हम आज आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे जो लोगों की आस्था का केंद्र है और लोग दूर दूर से आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने का भंडार अभी करते हैं। ग्राम चोली शहाबुद्दीन नगर में स्थित शिव मंदिर, जो कि एक स्वयं सिद्ध पीठ है, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। वर्षों पहले इस गांव में बाल अवस्था में नाथ जी आए थे, जो मंदिर क्षेत्र में ही रहा करते थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि गांव के पास से होकर गुजरने वाला नाला एक दिन नदी का रूप लेने वाला है। गांव छोड़कर आप लोग कहीं और चले जाओ। एक दिन नाथ जी की कहानी कही बात सत्य हो गई और जिन लोगों ने नाथ जी की बात यानी मानी वो सुरक्षित रह गए और जिन लोगों ने नहीं मानी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। नल से नदी का रूप लिया और सन 1965 में गांव को आपदा का शिकार होना पड़ा। ये सोनाली नदी मंदिर के पास पहुंची और तबाही मचाने लगी। तभी नाथ जी ने अपनी शक्ति से नदी को शांत किया और वापस अपने स्थान पर जाने को कहा। आज भी ये नदी मंदिर से करीब होकर बहती है और गांव को दूसरे स्थान पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया जाता है कि इस मंदिर की खास बात यह है कि जो भी भक्त यहाँ पर आकर अपने सच्चे मन की मन्नत मांगते हैं वो उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है। ये सोम भोलेनाथ जी यहाँ प्रकट हुए। ये सोम मतलब निकले हुए यहाँ से। ये 400 वर्ष पुराने यहाँ से निकले शंभु बोलते हैं इनको। जो नीलकंठ में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में शक्ति, वही शक्ति यहाँ से जो है भोलेनाथ की है सोम। जो भी यहाँ अपने भक्त अपने मन में श्रद्धा लेकर आता, वही उसकी जो है श्रद्धा जो है उसकी इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। चाहे वो उसके घर में संकट हो, चाहे उसको कोई संकट हो या चाहे कोई बीमारी की भी हो, कुछ भी दिक्कत होती है उसको या संतान की भी होती है, तो भोलेनाथ जी के यहाँ दरबार में वो आता है लेकर कर, तो उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। अब भी यहाँ अभी पीछे भंडारा था यहाँ से, उन्होंने यहाँ भंडारा किया था। उनके यहाँ संतान नहीं थी, तो संतान भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ संतान हुई। फिर उन्होंने यहाँ भंडारा किया। अब फिर आने वाले इतवार में उसमें 6 तारीख में ये भंडारा, ये भी बहुत तगड़ा विशाल भंडारा होगा। तो भक्तों की यहाँ इच्छा पूर्ण होती रहती है और यहाँ में जो है भंडारा देते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ जी जो है स्वयं प्रकट हुए। इधर जो है हमारी ये नदी है, गंगा मैया, सोलानी नदी है, नदी का एकदम किनारा है। तो सोम भोलेनाथ जी की कृपा से यहाँ जो भी भक्त आता उसकी मनो। अगली खबर गदरपुर से। गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण कार्य बहुत जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग पिछले 7 सालों से जर्जर हालत में था। पिछले 7 साल के दरमियान 45 लोगों की जान उक्त मार्ग दुर्घटना में चली गई। लोगों ने गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग का नाम मौत का सड़क कहने लगे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द गदरपुर वाया दिनेशपुर माटकोटा मार्ग का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 44 करोड़ की लागत से बना जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उक्त मार्ग के निर्माण को लेकर मुलाकात किया था, जिसका परिणाम आज उन्होंने उक्त मार्ग का निर्माण के लिए 44 करोड़ का धनराशि अवमुक्त कर दिया है। इसी विषय पे आप लोगों से बात करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और आप लोगों को बताते हुए खुशी के साथ पहले मुझे उन लोगों को संवेदना देनी है जो इससे टूटी सड़क की वजह से जिनको हमने खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और कठिन परिश्रम के पश्चात हमारी सरकार ने, केंद्र की गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी जी ने लगभग 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क की स्वीकृति CRF सेंट्रल रोड फंड इसे योजना
अगली खबर रुड़की से। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंडोरा रोड पर देवबंद में रहने वाले एक व्यक्ति ने मंगलौर के ही कुछ लोग पर मार पीट कर तमंचा दिखाकर 1.5 लाख रुपए लूटने का गंभीर आरोप लगाया, जिसको लेकर पीड़ित ने मंगलौर पुलिस चौकी में ही तहरीर भी दी है। वहीं पुलिस संबंधित मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को पुख्ता कराने के बाद ही कोई कार्यवाही की जाएगी, इसीलिए अभी तक पुलिस ने मामले को लेकर कार्यवाही शुरू नहीं की। इसे मेरे भाई अली शेर को जो है उन्होंने प्लानिंग के तहत प्लानिंग करी। पहले उन्होंने प्लानिंग करने के बाद इस पर हमला करा, इसके भाई को मरवा दिया और इसके पिताजी को मरवा दिया। एक इसकी बहन मरी, 3 जने मर गए इनके घर में से 6 महीने के अंदर। अब इसे मारने के प्लानिंग बना रखी है अयान ने, सादे ने, फैजान ने, ये सब लोग इसको मारने के चक्कर में है। कल इसके 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हम यहाँ से आए, जब इसने हमारे को फोन किया, हम यहाँ आए तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ में कोई नहीं मिला। हमने पुलिस में तहरीर दी तो फिर जो है उन्होंने हमारे खिलाफ भी तहरीर दे दी। मैंने कबड्डी का गोदाम इसी को रखा है मंगलौर में, और मैं भट्टे पे माल डाल के आया था। भट्टे वाला भी है, 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे। हम यहाँ से खाना खाए थे होटल के पास। कुछ 3-4 जने आए, आने के बाद बैठू कहने लग गए। हमने उन्हें समझाने के बाद उन्होंने 5-7 जनों। अगली खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब के वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम न केवल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके सही उपयोग की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। भाजपा नेता मजहर नईम नवाब ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों का लाभ सीधे गरीब, जरूरतमंद मुस्लिम समाज के लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग की शिकायतें लगातार आ रही थी, लेकिन इसके तहत वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग होगा, अवैध कब्जाधारियों पर कड़ी कार्यवाही होगी, मुस्लिम युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। 1 वर्ष से वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल पर चर्चा और संसदीय कमेटी का गठन करके उस संसदीय कमेटी ने लगभग 46 बैठकें पूरे भारत में की। उसमें हर बुद्धिजीवी, हर NGO से चलाने वाले लोग, हर मौलवी व्यक्ति या हमारे पॉलिटिकल लोगों को शामिल करते हुए उनकी राय को शामिल किया गया। और पूरे देश में जो सच्चर कमेटी की बैठक सच्चर कमेटी की जो एक रिपोर्ट थी, उसको भी उसमें शामिल करते हुए वक्फ का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और वक्फ में जो हमारे गठबंधन के दल हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है और पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का ड्राफ्ट सही और अच्छा बनाया गया है। ये ड्राफ्ट, ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है, ये गरीबों को और कल्याणकारी जो हमारे मुस्लिम समाज में गरीब तबके के जिनको इससे मदद मिलेगी, उनकी मदद आज तक नहीं हुई। अगली खबर हरिद्वार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां वो रोजानाबाद में चल रही युवा कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल भी हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने वक्फ बिल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश लंबे समय से उस कानून का इंतजार कर रहा था जिससे भू माफियाओं द्वारा वक्फ की जमीनों पर किए गए कब्जे खत्म हो सके। अब ये जमीनें कब्जेदारों से मुक्त हैं। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा वक्फ की जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है, जिसकी जांच की जाएगी और वो जमीनें सरकार के पास वापस लाई जाएंगी। उत्तराखंड सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने जा रही है। उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी, वो जन उपयोग के काम आएंगी, अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरी सरकार
अगली खबर खटीमा से। तराई पूर्व वन विभाग हल्द्वानी के अंतर्गत उप प्रभाग खटीमा क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर वन महोलिया मेला घाट क्षेत्र में वन विभाग द्वारा एक आम की लकड़ी के द्वारा ट्रक भर के जिसका नंबर UK 06 CB को पकड़ा गया और उसके कब्जे में ले लिया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी खटीमा सचिता वर्मा ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली कि नेपाल बॉर्डर पर वन महोलिया मेला घाट क्षेत्र में एक आम की लकड़ी से भरे ट्रक के आने की सूचना, जिसमें वन विभाग के द्वारा तत्परता दिखाकर मौके पर जाकर आम से भरे ट्रक को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया गया और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आम की लकड़ी कहां से आ रही थी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं SDO वन विभाग सचिवा वर्मा का कहना था कि मुलजिम ट्रक छोड़कर भाग गए थे। खोजबीन जारी है, शीघ्र पता लगाना जाएगा कि लकड़ी कहां से आ रही थी और मुलजिम कौन थे। दरअसल आशंका जताई जा रही है कि आम की लकड़ी नेपाल से लाई जा रही थी गैर कानूनी तरीके से, और ये बात भारत नेपाल बॉर्डर के फोर्स के होने के बावजूद बड़ी संख्या में लकड़ी को लाना अपने आप में चिंताजनक बात है। हमको सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि वन महोलिया से लगे हुए जो हमारा अतिक्रमण क्षेत्र है वहाँ पर एक आम की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक एक वहाँ पर आ रहा है। तो हमारे द्वारा वहाँ पर टीम को भेजा गया था और टीम ने पूरी तत्परता के साथ उस ट्रक को लकड़ी के साथ अपने कब्जे में ले लिया है। अग्रिम कार्रवाई अभी की जा रही है। S2 केस हमारे द्वारा दर्ज कर लिया गया है और हमें भी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लकड़ी कहाँ से आई है। ये हम कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार की जो भी अवैध जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अभी तो इसका विश्वस्त रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्दी हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। अभी इसमें मुलजिम तो नहीं पकड़े गए हैं। जो मुलजिम थे वो ट्रक छोड़कर भाग गए थे। तो अभी हम ट्रक को हमारी सुपुर्दगी में हैं और हम निश्चित रूप से जान लेंगे कुछ दिनों की जांच पड़ताल के उपरांत कि कौन इसके पीछे किसका हाथ है।